अस्सलाम वालेकुम मेरे दोस्तों आपका दोस्त निसार जवेद। बात यह करनी है कि इमोशनल ब्लैकमेलिंग की बड़ी किस्में हैं, जैसे कि सियासी इमोशनल ब्लैकमेलिंग, ख़ानदानी इमोशनल ब्लैकमेलिंग, मजहबी इमोशनल ब्लैकमेलिंग, जिनमें से हमारे पाकिस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा अगर इमोशनल ब्लैकमेलिंग होती है तो वो मजहबी इमोशनल ब्लैकमेलिंग है। बहुत सारी जमातों के नाम ऐसे रखे हुए हैं कि वो सिर्फ नाम सुन के बंदा इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है और उसके अंदर से जो अपने जज्बात हैं वो उभर जाते हैं। सबसे पहले बात शुरू करने से पहले एक रिक्वेस्ट है मेरी अपने दोस्तों से जो जमात इस्लामी से प्यार करते हैं। जमात इस्लामी एक नाम ऐसा है, जमात इस्लामी, तो नाम सुनते ही बंदा इमोशनल ब्लैकमेल हो जाता है। उनसे मैं अपने जमात इस्लामी से प्यार करने वाले लोगों से माफ़ी इसलिए मांग रहा हूँ कि शायद मेरे अल्फाज उनको बुरे लगें, लेकिन सच जान के सच का सामना करना, सच कहना बड़ा आसान है, सच सुनना बहुत मुश्किल है। अगर मेरी बात गलत हो तो आप कह सकते हैं, बाकी अगर आप सिर्फ इमोशनल ब्लैकमेल होकर कुछ कहें तो वो गलत बात है। दोस्तों, बात ऐसे है कि हम जो हमारी जमात इस्लामी है, इसने ऐसे अल्फाज हमें बचपन से पहले मैं आपको तारफ़ करवा दूं, आपको बता दूं कि मैं ये सारी बातें कैसे जानता हूं। जो मंसूरा चुंगी, मुल्तान रोड चुंगी पे लाहौर में मंसूरा है, उसकी और हमारी दीवार सिर्फ एक ही थी। बचपन मैंने उधर ही गुजारा है। उसके साथ हमारी फैक्ट्री थी जिसके ऊपर कब्जे हो चुके हुए हैं। बहरहाल बचपन मैंने उधर ही गुजारा है। तो जमात इस्लामी का रोज़ाना के नारे हम सुनते रहे हैं। कभी आता रहा, कभी ज़ालिमों काजी आ रहा है, कभी धरना, कभी ये कभी वो, धरना होगा, मरना होगा, पता नहीं क्या, कुछ ऐसे ही चलता रहा था। और जब दूसरी साइड से हम सुनते रहे हैं इमोशनल ब्लैकमेलिंग के साथ साथ, तो हमें ऐसी बातें भी सुनने में मिलती रही हैं कि रेंटे धरना, रेंटे मौलवी, ऐसे सिस्टमेटिक तरीके से वो काम करते हैं। आपको उनमें से रेंटे पटिशनर भी मिल जाता है, रेंटे फलाना, हर किस्म का रेंट वाला बंदा वहाँ से मिल जाता है। और उसका तरीक़ाकार ये है कि वो बहुत सारे लोग अपने तैयार करके ट्रेनिंग दे के, उनका एक सिस्टम है ट्रेनिंग देने का, वो दूसरी जमातों में भेजते हैं। अभी आप बहुत सारे ऐसे लोग देखेंगे जो दूसरी जमातों में हैं, लेकिन उनका तल्लक पहले जमात इस्लामी से था। वो इसलिए कि जब वो दूसरी जमातों में चले जाते हैं, वहाँ पे काम करते हैं, तो उनका मसलसल जो होता है ना, हमदर्दी अंदर से जमात इस्लामी के साथ रहती है। और जमात इस्लामी का कोई भी काम नहीं फंसता, क्योंकि वो अपने जो उनके बंदे एक दफ़ा रह चुके होते हैं, उनका तल्लक उनके साथ होता है, वो अपने हर सूरत में, हर दौर में काम करवा लेते हैं। जिनमें बहुत बड़े बड़े नाम हैं, ख्वाजा साद रफ़ीक, ये जो चौहान है, ये इस तरह के बहुत सारे बंदे, मैं सिर्फ दो नाम आपको गिनाए हैं, मुझे दो भी नहीं गिनाने चाहिए थे। वैसे बहुत सारे लोग हैं जो जमात इस्लामी के गमले में पैदा होकर पल बढ़ के दूसरी जमातों में जाके काफ़ी अरसा काम करते हैं, चलता है। रेंटे पटिशनर, बातें इसके ऊपर हम कर सकते हैं बहुत सारी, लेकिन अब मेरे ख्याल में इतनी काफ़ी हैं। रेंटे पटिशनर, और आपको पता है सुप्रीम कोर्ट में एक बात जज साहब ने, पता नहीं इसी जज ने की थी, इससे पहले वाले ने, उससे पहले वाले ने कही थी कि 63 पे सिर्फ एक ही बंदा उतरता है, लाला सराज, जमात इस्लामी वाला। क्यों जी? वो क्यों कहला उतरता है? उससे बड़े बड़े अच्छे बंदे भी हैं, चलो उससे ज़्यादा अच्छे नहीं होंगे, उससे बराबर अच्छे भी होंगे, लेकिन रेंटे पटिशनर, इसके ऊपर गौर करें। वो जो आपको अल मशहूर पनामा केस है, आपको याद होगा, जिसकी वजह से, पनामा केस की वजह से हमारे मुल्क के जो बच्चे हैं, जो उस वक्त बच्चे थे, बड़े हो गए हैं, जो महंगाई से मुतासर हुए हैं, वो सारे के सारे ज़िम्मेदार उस रेंटे पटिशनर के था, जो लाला सराजुल हक इस वक्त जमात इस्लामी का अमीर है, वो कोर्ट्स में लेके गया था। उसने जाके ये पटिशन शुरू की थी पनामा वाली। उसके ऊपर सज़ा नहीं हुई थी नवाज शरीफ को सज़ा की बजाय, उसके अंदर सज़ा की बजाय दूसरा कामे पे सज़ा दी गई थी। ये तो बच्चों का भट्टा लग गया। बहरहाल वो जो रेंटे पटिशनर से दाखिल शुदा पनामा का केस है, वो 7 साल हो गए हैं, 7 के 8 साल हो गए हैं, अभी तक वो चल रहा है। उसकी एक तारीख लगी जिसमें वो कोर्ट में पेश हुआ,
तो वहाँ पे पता नहीं 2 जज बैठे हुए या 1 जज बैठा हुआ है। वहाँ पे जाके बहुत सारी बातें हुई, वो सुनने के काबिल हैं। जजेस की बातें सुनने के काबिल हैं और जजेस के काम भी देखने के काबिल हैं जो जजेस कर चुके हैं, पहले वाले जजेस जो कर चुके हैं, अब जो जजेस बात कर रहे हैं, वो दोनों चीज़ें बहुत गौर तलब है। हमारा मुल्क किधर जा रहा है, क्या कर रहा है, क्या हमारे साथ हो रहा है, इसके ऊपर गहरी नज़र रखनी हमारी बहुत ज़रूरी है। इसके ऊपर हम बात करते हैं कि हमारे साथ हो क्या रहा है। 436 केसेस, याद रखिएगा 436 लोगों के नाम थे पनामा में, जो रेंटे पिटिशनर ले गया था सिराजुल हक। उसके अंदर बहुत सारे ब्यूरोक्रेट्स, बहुत सारे फौजी, बहुत सारे सियासतदान, बहुत सारे लोगों का नाम था। और ये याद रखें कि नवाज शरीफ का उसके अंदर नाम नहीं था, लेकिन उसको उसके अंदर फंसाया गया, उसके अंदर डाला गया। अगर सबसे ज़्यादा अगर किसी के ऊपर असर हुआ उसी बंदे के ऊपर हुआ। तो जिसका रगड़ा निकाल दिया वो बंदा था जिसका पनामा के अंदर नाम नहीं था, ये याद रखिएगा। इसके ऊपर जब इस वक्त तारीख लगी है, जब कोर्ट के अंदर ये सारा मसला ओपन हुआ है, तो जज साहब ने सवाल पूछा है, वो बताता हूँ मैं जी। तो सरदार तारक मसूद ने ये क्वेश्चन उठाया कि जनाब वो अब दोबारा गएंगे, इसके ऊपर फलाना बनाएं, फलाना कमीशन बनाएं और ये करें वो करें। अभी तक उनको ठंड नहीं पड़ रही, कमीशन बनवाने के लिए पहुंच गया है। इस केस के अंदर आप याद रखिएगा कि मरियम नवाज को सजा हुई, सफ्दर को, कैप्टन सफ्दर को सजा हुई, बाद में वो सजा ख़त्म की गई और नवाज शरीफ नाहल हो गया, नवाज शरीफ ताहयात नाहल कर दिया गया, उसकी पार्टी सदारत से उसका भी कह दिया गया ना नहीं रह सकता, ये सारा कुछ हो गया। तो सरदार तारक मसूद ने पूछा है कि जनाब हमें ये बताएं कि पनामा में तो इतने लोग इसमें थे, एक बंदे के ऊपर क्यों? फिर 24 तारीखों के बाद, 24 तारीखें पड़ जाने के बाद आपने इस एक ख़ानदान को दूसरे लोगों से अलग करने की दरख्वास्त क्यों दी? देखिए कैसे कैसे काम हुए हैं हमारे मुल्क से। पहले दरख्वास्त देते हैं पनामा की, पनामा में उसका नाम नहीं था, उसको पनामा में लपेटते हैं, लपेट के उसके बाद वो कहते हैं जी उसका दरख्वास्त देता है ये रेंटे पिटिशनर कि जी सिर्फ उसके ऊपर करें कि इस बाकी छोड़ दें, और कोर्ट मान भी लेता है। जबकि वो पूरी पनामा का केस जाता है, वो उसमें से पूरे 436 लोगों में से एक बंदे को निकाल के सारे काम करके तो फ़र्क कर देता है, और वो कोर्ट मान भी लेता है कि ठीक है जी सारे बाकी छोड़ दो, इनको पकड़ लो। क्यों? जिनका नाम नहीं था उनको पकड़े। ये इमरान खान इतनी चीखें मारता ना, आपके नॉलेज के लिए, आपके इल्म के लिए बता दूं कि इमरान खान का नाम पनामा में था और नवाज शरीफ का नाम नहीं था। ये सारे मामला चल रहे हैं और ये रेंटे पिटिशनर, अब अगर इसकी बत्ती किसी ने ऊंची की है, वो बत्ती किसने ऊंची की है वो भी गौर करें। और इस बात पर भी ध्यान रखें, ये जो अभी इलेक्शन हुए हैं कराची में, उनके अंदर जमात इस्लामी और पीटीआई का इलाक था, उन्होंने आपस में मिल के इलेक्शन लड़ाया और मुंह की खाना पड़ी है। क्यों? पीटीआई तो साबित अपने अमलों से साबित हो चुकी है ये मुल्क दुश्मन है, तो मुल्क दुश्मन का जो साथी बनेगा वो भी मुल्क दुश्मन हुआ है। लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, अब ये कह रहे हैं बंदों को रोका, ये किया वो किया, हम दोबारा कोर्ट में जा रहे हैं। कोर्ट्स में जाना तो आपका काम है, और कोर्ट के अंदर जो बैठे हुए हैं उनसे बंदा ये पूछे कि ये कोर्ट्स के अंदर अभी पिछले 1 साल से आप लगा लें कोई केस चलाओ, सिर्फ और सिर्फ सियासी केस लगे हुए हैं, वो केस लगे वो जो चाहते हैं। ये पनामा का केस 7 साल से पड़ा हुआ था, किसी बंदे की दरख्वास्त से ये नहीं खुला। ये जब खुला दोबारा उसी बंदे के जो रेंटे पिटिशनर था उसी के ऊपर ही खुला है। सिराजुल हक साहब, लाला साहब उधर पहुंचे तो वेलकम, क्यों? उनकी मर्जी का था। लेकिन वो जो 3 वो बैठे हुए हैं जज, तो उनको नहीं कहना चाहिए, जो 3 कब्जा करके सुप्रीम कोर्ट में बैठे हैं, उन्होंने अपने पास नहीं लगाया, दूसरे जजेस के पास लगा दिया, 2 जजेस के पास उन्होंने ये बात कही है। अब ये जजेस के कमेंट्स हैं जो देख के हम खुश हो जाते हैं सुन के, कमेंट्स पे तो इतना खुश नहीं होना चाहिए। ये शुरू से इनका यही तरीका है कि कमेंट्स और करते हैं, फैसले में और लिखते हैं कुछ। अब आगे क्या होता है, पनामा किधर जाता है, पनामा में कौन कौन जलील होता है, ये अभी चल रहा है मसला। दुआ में याद रखिएगा, इसके ऊपर फिर बात करते रहेंगे, पनामा के पीछे भी चलते रहे।